Hello champions, welcome to Career Adda, the numeric helper. We are here for you to overcome your fear regarding numericals in physics. Okay? तो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल का फियर होता है बच्चों, उसको हमको ओवरकम करना है ना। तो वो ओवरकम कैसे होगा? कोई जादू है, कोई जादू की पुड़िया है कि मार्केट में कुछ मेडिसिन मिलती है? नहीं, प्रैक्टिस से होगा बच्चों, है ना। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका न्यूमेरिकल का फियर उतना ओवरकम होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फ्लोटेशन से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाए थे, हॉट्स। वैसे मैं आज ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपको हॉट्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले सिली क्वेश्चंस थोड़े से जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ईजीएस्ट क्वेश्चंस बोल सकते हो आप, जैसे कि सॉल्यूशन नंबर 1। तो मैं कहना भूल गया, पेन और कॉपी उठा लिए, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 20 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना? 20 kg। ठीक है। ऑन अर्थ, वो कहाँ पे है? अर्थ पे है। तो मैं एक अर्थ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg। ठीक है। व्हाट विल बी इट्स मास? व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट मास? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी इट्स मास? और फर्स्ट मास पूछ रहा है एंड सेकेंड वेट पूछ रहा है। तो फर्स्ट मास ऑन द मून बताना है हमको, ऑन मून। तो बच्चों कॉन्सेप्ट पता है ग्रेविटेशनल का, मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि कभी भी मास चेंज नहीं होता है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाओ तो जो मास हमको यहाँ पे शो कर रहा है वही मून में भी क्या करेगा? शो करेगा 20 kg। बट वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अर्थ की ग्रेविटी जो होती है वो अलग होती है और मून की ग्रेविटी अलग होती है, इसलिए वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वेट, मून की ग्रेविटी हमको गिवन है, कितना है? 20 इंटू 1.6, 16 टू जा 32। तो ये 32 न्यूटन क्या करेगा? मून पे वेट शो करेगा। समझ में आया बच्चों? मून सेम, मास जो है वो सेम रहता है बट वेट जो है ग्रेविटी के कारण चेंज होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है? कैलकुलेट द जी ऑन द सरफेस ऑफ। जी क्या? व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हमको फाइंड आउट करना है। जी हमको फाइंड आउट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है जहाँ पे हमको क्या करना है? उसकी जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हैविंग अ मास, जिसका मास है, मास ऑफ सैटेलाइट गिवन है हमको 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ठीक है। उसका रेडियस गिवन है आर ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ सैटेलाइट गिवन हमको 1.76 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। जी की वैल्यू हमको गिवन है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है ना। ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है? जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमको जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो, जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। अगर ये अर्थ के लिए होता है तो ये मास ऑफ अर्थ होता है, अब रेडियस ऑफ अर्थ होता है। पर यहाँ पे अर्थ की बात नहीं किया है, यहाँ पे किसकी बात की है? सैटेलाइट की बात की है। तो सैटेलाइट पे फाइंड आउट करना है तो उसका मास, सैटेलाइट का मास लगेगा और रेडियस का सैटेलाइट लगेगा। जी की वैल्यू तो हर जगह फिक्स रहेगी। ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास कितना है? 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है। समझ में आया? ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कैलकुलेट करो बच्चों इसको फटाफट। मैं 10 टू द पावर वाला सॉल्व करके देता हूँ आपको। 6.7 इंटू 7.4 अपॉन 1.76। ठीक। तो इसको अप्रॉक्सीमेट लेके सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों। देखो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इनको सॉल्व करो। 10 टू द पावर -11 और 10 टू द पावर 6, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ 11 और ये देखो ये +22 बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
और ये देखो ये डिवीजन में और बेस सेम है 10 10, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -11 -6 कितना होगा, -17। 22 में से 17 क्या कितना बचा, 22 में से 17 क्या कितना बचा, 5 बचा। तो 10⁵ ये आ गया 10⁵ ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आप चाहो तो डेसिमल को कैंसिल आउट करके उसमें डिवाइड करने बैठ जाओ, ठीक है। जैसे कि देखो इसका डेसिमल इन दोनों के डेसिमल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस डेसिमल पे ए के बाद एक डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब एक और एक कितने हो गए, 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा था, इसलिए उसके साथ क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 6 2, या तो आप इसको क्या करो शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ डेसिमल मत हटाओ, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करो आप 7.4 को 6.7 को आप क्या करो 7 लिखो अप्रॉक्सीमेट, 7.4 को आप क्या करो 7 लिखो अप्रॉक्सीमेट, और 1.76 को आप क्या लिखो 2 लिखो। तो 7 7 या 49 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, इंटू 10⁵ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। 49 को डिवाइड करेंगे तो 24 2 या 48 है ना, 24.5 आएगा, कितना आएगा 24.5 इंटू 10⁵। क्लियर है, फॉर्मूला सही है, ये जी का फॉर्मूला हमने सही पुट किया है। GM/R² होता है क्या, कि R होता है, याद करो, चलो बताओ जल्दी बताओ, टेक योर टाइम। तब मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। GM/, क्या होता है, R²। गलत पुट किया था ना हमने, किसी ने बताया नहीं आप लोगों ने, चलो गलत पुट किया था, हमसे गलती हो गई थी, ठीक है, आई एम सॉरी माय मिस्टेक। चलो तो अब 10⁶ जो है वो 6 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, नथिंग विल बी चेंज, ये 1.76 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको आप करो, देखो 11 और 12 कितना हो गया, 23 हो गया। अब ये 10⁻⁻1 आएगा, 10⁻⁻1। अब ये आप क्या करो, ये इंटू टू अप्रॉक्सीमेट आंसर लेके चल रहे हैं ना, तो ये 2 जो यहाँ पे क्या हो गया 4 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 है ना, और 4 2 जा 8 4 5 12.25 आएगा। तो 10⁻⁻1 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.225 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करने पर यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जी की। अब 1.225 जब आप इसको अप्रॉक्सीमेट, हमने तो अप्रॉक्सीमेट लेके सॉल्व किया, पर जब एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा आंसर 1.63 अप्रॉक्स आएगा, है ना। जब एग्जैक्टली आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, अभी हमने देखा मून का होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि विच सैटेलाइट डू यू थिंक इट कुड बी, ये कौन सी सैटेलाइट हो सकती है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मून लिखोगे। समझ में आया। यहाँ पे देखो हमसे मिस्टेक हो गई थी, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, GM/R² होता है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ओके हियर सॉल्यूशन नंबर 3। मज़ा आ रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के दो। अब देखो क्वेश्चंस आएंगे आपके हॉट्स क्वेश्चन, गरमा गरम क्वेश्चंस, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 5, दो मासेस के बीच में हमने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। जैसे मान लो एक मास ये है और एक मास M2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया R, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना होगा, Gm1m2/r², ये होता है फॉर्मूला R²। अब वो बोल रहे हैं कि बाय अ फैक्टर ऑफ 5 उसके बीच का डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो F' जो है बाय बढ़ा दिया, मतलब आप क्या करोगे Gm1m2 डिवाइडेड बाय 5r
होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो gm1m2 डिवाइडेड बाय 25 का आर स्क्वायर, है ना, मतलब एफ डैश इज इक्वल टू है वो कितना मिलेगा 1/25 इंटू एफ, 1/25 टाइम्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, है ना। चलो तो अब आगे पूछ देखते हैं, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम, यहाँ पे दो मासेस यूज हुए हैं, दोनों में से कोई एक मासेस हमको क्या करना है, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी अल्टर्ड टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ डैश को हमको एफ की इक्वल करना है, तो इन दोनों मास में से किसी एक मास को लेके हमको बताना है कि कितना फैक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कोई भी एक मास को ले लो, जैसे m1 को ले लो, तो m1 का कितना मास बढ़ाना पड़ेगा सेम लाने के लिए, एफ डैश को एफ के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 m1, 25 टाइम्स करना पड़ेगा, तब ये 25/25 से कैंसिल आउट होकर हमको क्या मिलेगा, ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। समझ में आया? ठीक, आगे क्या पूछ रहा है, वुड दिस बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास, तो क्या इसमें हमको करना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा मास में, तो यहाँ पे हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, मास क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। देख रहे हो ना, मैं 25 टाइम्स कर दिया हूँ। ठीक है, समझ में आया? आंसर कैसे लिखना है, सॉल्यूशन नंबर 4। रीजन भी बता, अगर पूछा है तो रीजन भी बता सकते हैं आप। क्लियर है? ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट्स दैट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको पता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इफ दिस इज ट्रू, अब वो बोल रहा है इफ दिस इज ट्रू व्हाई डोंट वी नोटिस सच फोर्सेस। इफ दिस इज ट्रू तो वाई डोंट वी नोटिस सच फोर्सेस, इस टाइप के फोर्सेस को हम नोटिस क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, इन यूनिवर्स ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल। अगर मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं और मैं अपने आप को एक ऑब्जेक्ट मानूं और ये बोर्ड है, बोर्ड मेरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो अपने तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा है? क्योंकि हम लोग पूरे यूनिवर्स के कंपेयर में बहुत छोटा छोटा मास है हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, या फिर आप बोल सकते हो हैज वेरी लो मास, वेरी लो मास। क्लियर है? इसीलिए हम इन फोर्सेस को नोटिस नहीं कर पाते हैं। वाई डोंट द टू ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम मूव टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू दिस फोर्स। अब वो बोल रहा है कि एक रूम में दो चीज़, जैसे आपके रूम में टेबल और चेयर रखी हुई है, तो टेबल चेयर एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं करते हुए दिखाई देते हैं? अगर वो उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो क्यों नहीं मूव करते? तो रीज़न वही है, वो दोनों क्या है, पूरे यूनिवर्स के कंपेयर में क्या है, उनका मास जो है बहुत छोटा है, इसके कारण एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर पाते, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं पर हमको दिखाई नहीं देता, एक दूसरे की तरफ मूव नहीं हो पाते। अब मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्या है फॉर्मूला, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, gm1m2/r²। अब देखो उनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब टेबल और चेयर तो एक दूसरे के पास होती है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, पर एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि उनका जो मास है यूनिवर्स के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, या फिर अर्थ के कंपेयर में बहुत ही छोटा है। तो छोटा है, तो जब मास छोटा है तो फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अगर आप देखो इसमें मास को क्या करोगे, बहुत छोटा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये देखो मैं इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर मास बहुत कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके बीच में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। दैट्स वाई वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए दिखाई नहीं देते। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, हॉट क्वेश्चंस, गर्मा गर्म क्वेश्चंस। तो रेडी रहो आप। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।